देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए तहरीक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो चलाई जा रही है। उस सिलसिले में हमने देखा कि मुल्क की जितनी अपोजिशन की जमातें हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे जलसे भी कर रही हैं, जुलूस भी निकल रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी चल रहा है। और लॉन्ग मार्च कहाँ तक पहुँचा है? इस्लामाबाद के नज़दीक है। इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ आपसे। प्रोग्राम में मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है इम्तियाज़ फरहान, सीनियर तज्ज़ियाकार है, आपको खुशामदीद कहते हैं हम प्रोग्राम में। उनके साथ मौजूद है खुर्शीद अब्बासी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं हम। और मुझे टेलीफोन लाइन पे इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे अहमद सगीर साहब, वो भी सीनियर तज्ज़ियाकार है, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरा पहला सवाल इम्तियाज़ आपसे है कि आपने देखा कि आज बहुत सारी मुलाकातें हुई, काफ़ी ख़िताब हुए जलसे जुलूसों में, बिलावल साहब का भी ख़िताब हमने सुना। इसके अलावा हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने भी काफ़ी कुछ गुफ्तगू की है, जहांगीर तरीन साहब की और अलीम ख़ान साहब की भी मुलाकात है, ऑनलाइन है अगरचे तो, लेकिन मुलाकातें तो हैं। फिर नंबर गेम्स भी हैं, हो क्या रहा है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं निकल के आ रहा था तो शायद उस वक्त था अलीम खान साहब की शायद मुलाकात वगैरह जहांगीर तरीन के साथ हो गई और बाकायदा उन्होंने एक ग्रुप यानी एक दूसरे में शमूलियत का फैसला कर लिया है। देखिए, सियासत में जमहूरियत में इसी तरह होता है और होता आ रहा है। लेकिन गुज़िश्ता अगर आप ये कहें कि शायद 12-14 साल में नो कॉन्फिडेंस का फर्स्ट टाइम इस तरह से हुआ है, वरना नवाज शरीफ वाला दौर था, वो ज़ाहिर के जुडिशरी वाला मामला आ गया। उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी था, जब जुडिशरी वाला मामला आ गया तो हो गया। अब वहाँ से हट कर अब ये पार्लियामेंट में आ रहा है, जो कि मेरे ज़ाती राय में बिल्कुल रेयर है कि जी आपको पार्लियामेंट से फैसले लेने चाहिए, पार्लियामेंट में फैसले करने चाहिए जो भी डेमोक्रेट प्रोसेस है। अब ये नो कॉन्फिडेंस का चल रहा है, नो कॉन्फिडेंस आ रही है, किस शेप में आएगी। अब जो सूरत हाल लग रही है जैसे जहांगीर तरीन और अलीम खान वाला, इसका मतलब ये हुआ कि बैक वक्त पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट में कौमी असम्बली में जा सकता है, ताकि अगर पंजाब में जाएगी तो पंजाब हुकूमत बेबस हो जाएगी, वो अपने आप को बचाए या अपने प्राइम मिनिस्टर को बचाए, दो में से एक फैसला उसको करना पड़ेगा। अगर वो प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए जाएगी तब भी उसके लिए नुकसान है, वो खुद बचाने आएगी तो भी प्राइम मिनिस्टर को नुकसान है। क्योंकि अगर आप पंजाब में देखें नंबर गेम बहुत मुख्तसर है, बिल्कुल जैसे वफाक के अंदर है। अब बात सूरत हाल देखें, ये भी होती है जो आपने बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी की तकरीर वाली बात की। अब आप और मैं जब तज्जिए में किसी का मुखालफत करते हैं तो वो आपको और मुझे उस कैटेगरी में डाल देते हैं, जी फला है, उसकी हिमायतें, उसके खाते के लिफाफे वाले ये। अब किसी की तारीफ करें तो वाह वाह देखो जी उसके करें। लेकिन ये मानने वाली बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सब कॉन्टिनेंट नहीं, पूरी दुनिया में टू यंग पॉलिटिशियन के तौर पे सामने आए। और उन्होंने ये खास तौर पे इससे पहले भी मार्च कर चुके हैं, वो आपको पता है, ट्रेन मार्च हुआ था और चीज़ें हुई थी, लेकिन इसका एक टास्क था उन्होंने। अब आप देखें कि उनकी सिंध के अंदर टोन और सिंध के अंदर एक्टिविटी डिफरेंट थी। जैसे ही उन्होंने पंजाब में कदम रखा तो रहीम यार खान में जाके उन्होंने कहा कि अगर तुम में गैरत है तो तुम इस्तीफा दो प्राइम मिनिस्टर को और इलेक्शन में आज भी उन्होंने खिताब में यही कहा है। उससे पहले ये कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन में नहीं जाएगी, जी जी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को डर है, सिंध हुकूमत खत्म हो गई, डिसॉल्व होती है हुकूमतें, तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा ये होगा। मगर उसने पंजाब में बिलावल ने जाते ही इस बात को साबित किया कि अब हम भी तैयार हैं। क्योंकि ये जो लॉन्ग मार्च था, ये जो हमारी उनके करीबी लोगों से गुफ्तगू हो रही थी जब वो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त हमें स्मेल हो रहा था दोस्तों को कि ये लॉन्ग मार्च नो कॉन्फिडेंस का हो या ना हो, लेकिन बिलावल का ये जो मार्च है ये इलेक्शन की तैयारी है। क्योंकि बिलावल ने नीचे की जो फील्डिंग है पूरी की पूरी अपने लोगों की सेट की है और उसकी नई टीम उसके साथ इस वक्त चल रही है और सारी चीज़ें वो अपने लेकर चल रहे हैं। देखिए, ये होता है सियासत में, लेकिन वजीर आजम को, इमरान खान को इस बात को मानना चाहिए। और ये भी बड़ी बातें करते हैं ना इमरान खान के करीब करीब के जो लोग हैं, ओ भाई एक ना तजर्बेकार वजीर आजम इमरान खान ने इन सबको, वो भाई 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा है, वो कहाँ से नया हो गया? नया तजुर्बेकार तो नहीं कह सकते, देखा उन्होंने सारे 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो। मैं खुर्शीद साहब से कमेंट लूं। खुर्शीद साहब बताइएगा कि
पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब खास तौर पर जो है वो पंजाब की तरफ जब रुख किया है और इस्लामाबाद से नज़दीक है और रवात के जो है वो टी चौक पे क़याम करेंगे, फिर फैज़ाबाद के थ्रू इन होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सियासत सिंध से निकल के पंजाब और फिर इस्लामाबाद तक जा रहा है लॉन्ग मार्च, इससे कुछ हलचल मचेगी क्या? देखिए, नई चीज़ जो नज़र आ रही है कि सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ है और पीपल्स पार्टी ने वफाकी गवर्नमेंट के खिलाफ लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ है। ये नई डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सियासत में कि आप हुकूमत एक अपनी हुकूमत के खिलाफ आपने फ़ौरन रिएक्ट किया। माजी में भी लॉन्ग मार्च होते रहे, लेकिन इस तरह रिएक्ट नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है मेरे ख्याल में, देखो 3 अहम चीज़ें जो 2 दिन में डेवलपमेंट हुई है जिनकी, उसमें जो मुझे नज़र आया, एक तो प्राइम मिनिस्टर यानी पहले के मुकाबले में ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। उन्होंने कहा कि भाई अगर नाकाम होगी तो फिर मेरा वार होगा आप पर, आप वो बर्दाश्त करेंगे? वो कौन सा वार होगा, क्या करेंगे? अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम जाती है तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फिर मैं देखूँगा आप लोगों को। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि भाई यानी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार वाज़ेह हो जाएगा अदम तहरीक के दौरान। मतलब ये भी उनको एक टारगेट दिया गया कि भाई अब देखेंगे आप क्या करते हैं, यानी फाइनल राउंड की तरफ चीज़ें जा रही हैं। लेकिन दोनों से अहम बयान जो आया है वो शेख रशीद का है, हमें हिज़्ब इख्तिलाफ से मुज़ाकरात करने चाहिए। कभी भी इस तरह की बात नहीं की उन्होंने आज तक, पहली मरतबा क्यों की है ये बात देखें ना, इसको आप देखें ना, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कहते हैं दाल में काला है, कुछ ना कुछ है। आसान बात नहीं है। ज़ाहिर गवर्नमेंट ये जो लबो रह जाए प्राइम मिनिस्टर का जो 2-3 दिन में तब्दील हुआ है, या शेख रशीद जैसा बंदा, शेख रशीद हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी की उन्हें, हमेशा जो उनका बयान आता है उससे आप समझे कि लाइन कहाँ से मिली है उनको। अब वो कह रहा है कि हालात ऐसे नहीं है, अपने प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है कि आप मुज़ाकरात करें। तो ये जो चीज़ है उसका मतलब कि मामला गड़बड़ है, यानी कि थोड़ा सा खौफ तो पाया जाता है ना कि नंबर गेम्स के अगर तहरीक एतमाद पेश हुई तो कामयाबी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि खाली बातें हो रही हैं या इस तरह की चीज़ नहीं है। देखें जो मूवमेंट हमें नज़र आ रही है उस तरफ, तहरीक इंसाफ की तरफ भगदड़ मची हुई है, उससे बात करो, पुरानों को मनाओ। प्राइम मिनिस्टर खुद जो मुलाकातें करा, पहले इसका प्राइम मिनिस्टर का रवैया नहीं था, किसी को घास भी नहीं डालता था, बात ही नहीं करता किसी के साथ। अब वो प्राइम 3.5 साल बाद गवर्नमेंट के एकदम से सारी मुलाकातें और लोगों का मिलना चले गए थे। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो अपने आप को कहता है मैं कभी झुका नहीं किसी के सामने, मैं कभी किसी बात की नहीं, घर बैठे उसको इसी प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब वो इधर उधर मारा फिर रहा है उसके पीछे। और फिर दूसरी बात ये कि एंड टाइम पे आपने सारे बयान जारी कर दिए। नहीं तो शेख रशीद साहब की जो इस एडवाइस पे अमल करेंगे इमरान खान साहब? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि शेख रशीद की लाइन जो है, जो बात करता है वो नाप तोल के करता है। उसके बात के पीछे कोई लाइन होती है, कोई वजन होता है। तो ये एक उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा है। और फिर दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर की चीजें में तर्जुमान है, वो अनोखे बयान दे रहे, कोई कुछ कर रहा, किसी आज तो बहुत कोई पता नहीं चला, किसी वर्सटाइल किस्म के बयानात सामने आए हैं पॉलिटिशियंस के। कोई मरकज नजर नहीं आता कि कोई मरकजी बयान हो या एक लाइन हो, नहीं, हर एक को जो मुंह में आता है वो कर देता है। मैं अहमद सरीर साहब से भी पूछ लेती हूँ। अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने गुफ्तगू सुनी हमारे मेहमानों की, आपको क्या लगता है कि अब जो ये लॉन्ग मार्च पहुंच गया इस्लामाबाद के करीब, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पेश होगी नहीं होगी, किस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं? देखिए, बात जो है वो बयान, उसकी वजह ये है कि आपके अंदर काफी बड़ी लग रहा है कि शायद कोई जो है वो खुर्शीद साहब से कि आप हमें बताइए कि क्या आप कौमी असेंबली के अंदर स्पीकर के खिलाफ लेके आएंगे नो कॉन्फिडेंस या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो उन्होंने एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात की थी कि जी हम स्पीकर के खिलाफ लेके आए। अच्छा, वफाक में इसका मतलब है कि अगर वफाक में स्पीकर के खिलाफ आती है तो पंजाब में जाहिर बात है कि वो वज़ीर आला सबसे इम्पोर्टेंट है। और ऐन मुमकिन है कि जो इससे पहले शहबाज शरीफ की और बाकी अपोजिशन लीडर्स की जो मुलाकात हुई थी चौधरी परवेज लाई साहब से, तो चौधरी परवेज लाई साहब को कहा गया हो कि जी ठीक है, स्पीकरशिप तो आपके पास ही रहेगी, हमें वजारत आलाशिप जो है वो तब्दील करनी है। और उसके लिए आपको पता है पाकिस्तान के अंदर माजी में ये होता आया है कि आपकी खामोशी भी समटाइम वोट ही कंसिडर होती है, या आप अगर ना भी जाए तो भी फायदा किसी और पार्टी को होता है। उसकी वजह यह है कि जो नंबर गेम है वो साबित करनी है अपोजिशन को कि उनके पास नंबर्स हैं, और साबित करना है हुकूमती बेंचों को
कि उनके पास जो है उतने ही हैं जो इंटैक्ट हैं जो पहले थे। अगर उनमें से कोई 2 लोग भी गायब होते हैं तो वो माइनस कंसिडर होंगे और उसका फायदा प्लस जो जो उनके खिलाफ लेके आएंगे उनको होगा। लिहाजा लामहला अगर चौधरी परवेज इलाही साहब के 2 लोग या 4 लोग नहीं आते उस दिन, किसी वजह से बीमार हो जाते हैं या उनको कोई और मसला हो जाता है, तो उसका फायदा भी अपोजिशन पार्टी को ही होगा। नहीं, आपने नंबर गेम्स की जो बात की है, नंबर गेम्स के हवाले से आज हमने देखा था कि ख्वाजा आसिफ ने जो है वो एक जलसे में बड़ा इम्पोर्टेंट एक बयान दिया था। मैं चाहूँगी कि प्रोड्यूसर साहब आप वो प्ले करें, बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो क्या कह रहे थे, वो देखते हैं। कहते हैं जी हमारे 10 बंदे चले गए, हमने इनके 15 तोड़ लिए, और चलो इन्ना तो मने उन्होंने कि 10 टुट गए। कोई हिसाब ला लो, 117 ही 10 कट लो ना, तो साढ़े 164 ही 10 जमा कर लो, तो फिर कितने बंद होए फिर? साढ़े 15 जो जरा है एक भी ना दस दो, तो मैं तुहानू दसा ना दस देना। एक का नाम दसो, मैं तुहानू दसा ने नाम दस देना, बल्कि 16 ने नाम दस तुम्हारे पुलिस में किरदार गिरे, अखबार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे। जी सर साहब, आपने सुना कि उन्होंने कहा है कि भाई नाम वो दस रहे हैं कि नहीं दस रहे हैं, 10 लोगों के बता रहे हैं कि 16 लोगों के बता रहे हैं। अभी तो ये नंबर गेम ही नहीं डिसाइड हो रहा कि किसके कितने अराकीन किसके साथ मिले हुए। नहीं देखिए, डिसाइड तो हो, ऐसा नहीं है कि डिसाइड नहीं है। देखिए ये जो है ना सियासत बड़ी क्रूअल गेम है। इस मुल्क के अंदर माजी में आप देखें छांगा मांगा भी रहा है। इस मुल्क में जो है एक जस्टिस साहब थे, बाद में उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे बना दिया गया एक पॉलिटिकल पार्टी ने, और वो साहब जो है वो ब्रीफ केस लेके गए थे कोयटा और उन्होंने वहां पे हुकूमत तब्दील की थी। तो यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत में आप देखें कि मरी भी के अंदर भी जो है उसके भी गैस हाउसेज और उसके भी होटल जो है वो, तो पाकिस्तान के अंदर माजी को हमारा को बहुत शानदार नहीं है जिसके ऊपर हम इतरा सकें। और दूसरी बात, आप अगर कुछ अर्से से देखें ना पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब के दौर में आपको याद होगा 2 हुकूमतें, एक ही हुकूमत के 2 वज़ीर आज़म जो है वो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब, पहले याद है आपको वज़ीर आज़म, और बाद में फिर शौकत अजीज साहब, और इस दौरान में चौधरी शहजाद साहब जो है वो भी इंटरिम पीरियड में आए थे। फिर देखिए कि पीपल्स आती है और पीपल्स पार्टी के भी 2 वज़ीर आज़म जो है वो आए। पीपल्स पार्टी का पहला वज़ीर आज़म गिलानी साहब थे, फिर उसके बाद राजा परवेज साहब आए। नून लीग आती है तो नून लीग के भी 2 वज़ीर आज़म आए थे। पहले जो है मियां नवाज शरीफ साहब थे और फिर उसके बाद जो है वो अब्बासी साहब आए। तो अब पीटीआई के बारे में भी ये कहना कि एक ही वज़ीर आज़म जो है वो पूरा टर्म लेके जाएगा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे लोग उकता जाते हैं, यहाँ पे लोग अपने ही जिस कैंडिडेट को वोट दिया होता है उसके ऊपर जो है कुछ अरसे के बाद उसको ताने देने लगते हैं, उसके ऊपर जो है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो 5 साल के लिए हुकूमत लेकर आते हैं, लेकिन 2-3 साल में जो है वो बेजार हो जाते हैं। तो इम्तियाज साहब, मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये होता क्या है, मतलब हमारे यहाँ 5 साल की हुकूमत क्यों नहीं पूरी की जाती कभी भी? देखिए, अहमद सगीर साहब से इंतहाई माज़रत के साथ जो उन्होंने कोटेशन दी है, मैं उससे थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ कि वो जो साबिक सदर रफ़ीक टालर साहब जिनका इंतकाल हो गया उनके बारे में जो बात कर रहे हैं, तो वो हुकूमत तब्दील कराने नहीं गए थे, वो जज का फैसला तब्दील कराने गए थे। वहाँ पर जो जिनको यहाँ गवर्नर नामजद किया था नवाज शरीफ साहब ने, वो उस वक्त वहाँ पर जज होते थे और उनको अगर वो डिफ़र करते तो फिर बेनिफिट मिलना था नवाज शरीफ साहब को, तो वो उधर गए थे हुकूमत तब्दील कराने नहीं। और जो यूसुफ रज़ा गिलानी, जो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली और ये चौधरी शुजात, शौकत अजीज़, ये सारी जो तब्दीलियाँ हुई हैं या नवाज शरीफ, ये डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसके थ्रू नहीं हुई, यानी इस तरह नहीं हुई। वो वहाँ पर ये थी कि जब जमाली की ज़रूरत थी, उसने जब अमेरिकन ड्रोन्स अटैक के ऊपर एतराज़ किया, जो उन्होंने बाद में खुद कहा अपने इंटरव्यू में, तो मुशर्रफ साहब ने उन्हें तब्दील कर दिया। उसके लिए इंटरिम पीरियड चौधरी शुजात पे उनके जो पसंदीदा थे जो शौकत अजीज साहब वो आ गए थे, वो नज़रिया ज़रूरत के तहत। लेकिन अगर ये नो कॉन्फिडेंस से कोई तब्दील होते हैं तो इसकी सिर्फ एक मिसाल मिलेगी आपको, 91 में शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मिलेगी। लेकिन उसकी भी एक हिस्ट्री है। उसकी हिस्ट्री ये है कि उस वक्त उस वक्त एक्टिव था, हम भी थे उस वक्त जर्नलिज्म में भी, कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी बेनज़ीर के खिलाफ थी, बिल्कुल डेट अगेंस्ट थी उस वक्त।
और ये MQM हस्बे रिवायत जो उनकी आदत है उस वक्त छोड़ के अचानक चली गई थी, और ये उस वक्त इत्तेहाद में थी पीपल्स पार्टी के, लेकिन छोड़ गई जब नो कॉन्फिडेंस। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद कामयाब बेनज़ीर भुट्टो हुई थी, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो सकी थी। ये जो अहमद सगीर साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि नंबर गेम जो करना है पूरा वो अपोजिशन ने करना है 172 कि भाई किस तरह लाते। अच्छा, ये अपोजिशन जो स्पीकर वाली बात है कि जी स्पीकर को ले आते, क्या ट्रैप हर जगह होता है, और अगर बिल फर्ज वो स्पीकर के अगेंस्ट ले भी आते हैं तो स्पीकर को अगर वो चेंज करते हैं तो वो नो कॉन्फिडेंस हो जाता है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। और ये जो नो कॉन्फिडेंस की मूव है, अब किसी भी पोजीशन में चले जाएं, या तो इस मुल्क में मारामारी होगी, बदतरीन मारामारी होगी, बहुत बदतरीन मारामारी होगी, स्टैब्लिशमेंट के भी काबू वो नहीं आ सकेगी, क्योंकि दोनों हाई पिच पे चलेंगे, अपोजिशन भी हाई पिच पे है और जो गवर्नमेंट है वो भी हाई पिच पे। अगर जैसे शेख रशीद ने कहा कि अगर इमरान खान जीत गया तो वो छोड़ेगा नहीं, और अगर वो हार गया तो फिर बाहर में निकलेगा तो उसको संभाले। दोनों सूरतों में ये प्रॉब्लम है। देखिए, अगर नो कॉन्फिडेंस के अंदर इस्टेब्लिशमेंट आ गई, छुप के भी आ गई, तो भी समझ लें कि आप फिर बराह रास्त झगड़ा होगा पॉलिटिशियंस का और इस्टेब्लिशमेंट का, बराह रास्त झगड़ा होगा। क्योंकि बिलावल ये देखें, आज मौलाना फजल रहमान ने भी क्लियर कर दिया कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो या ना हो ये हमारा राइट है। और बिलावल ने, जैसे खुर्शीद अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि बिलावल ने बात कही है कि इस्टेब्लिशमेंट भी सामने आ जाएगी कि आया वो किस जगह पे खड़ी हुई है। ये इस वक्त बहुत अहम सिनेरियो है, पॉलिटिक्स के लिए भी, मुल्क की इकनॉमी के लिए भी, मुल्क की डिप्लोमेसी के लिए भी, और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी, कि जैसे आप चारों अराउंड में बैठे हैं। आप देखें ना नहीं, लेकिन हुकूमत ने तो पहले कह दिया ना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो हमारे ताल्लुकात में कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल सही चल रही है। कुछ नहीं होता। देखिए, ये कहने गलत है, जितना बदनाम मुल्क के रियासती अहम इदारों को और डिस्कस में लाया है वो इस गवर्नमेंट में किसी दौर में नहीं है। हर दौर में एस्टेब्लिशमेंट एक्टिव होती है, मगर इन्होंने चालाकी के साथ या बेवकूफ़ी के साथ ये बोलते थे ISI और हम एक पेज पे हैं, इस्टेब्लिशमेंट और हमें वो हमारे साथ है। इन्होंने जितना इदारों को बदनाम किया है, जितना कहा है एक पेज में हम साथ हैं, यूं है, किसी और हुकूमत ने नहीं किया। ये गलत है। अच्छा, ठीक है। मैं खुर्शीद अब्बासी साहब आपसे इस पे कमेंट चाहूंगी, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं और फिर इस पे कमेंट्स जानेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे नंबर गेम के हवाले से, तो मैं खुर्शीद साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे इम्तियाज़ साहब ने भी हमें बड़ी डिटेल में बताया कि 172 के जो नंबर गेम है वो पूरा करना है और अपोजिशन को करना है। जबकि अगर आप बयानात देखें, आज भी जितने बयानात हमारे सामने आ रहे हैं, एक तरफ आपने ख्वाजा आसिफ की वो साउंड बाइट सुनी जिसके अंदर वो कह रहे हैं मैं नाम भी बता दूंगा उन 10 से 12 लोगों का, और जबकि दूसरी तरफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि जी हुकूमत भी ये कह रही है कि हमारे पास भी अपोजिशन के ऐसे अरकान मौजूद है जो हमें वोट देंगे, तहरीक अदब एतमाद में हमारे साथ स्टैंड करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हो क्या रहा है अंदर की सियासत में? नहीं, देखें, इसमें बिलावल भुट्टो का भी बयान आया है कि 100% हम कामयाबी की उम्मीद नहीं है। मतलब उसने इस तरह की बात की है, और जाहिर है कि हर तरफ कोशिश हो रही है। एक तरफ तो लॉन्ग मार्च चल रहा है, यानी हुकूमत की तवज्जो उस तरफ है, उनको वहाँ भी अटका दिया उन्होंने। दूसरा उधर ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान भी सरगर्म है, नवाज शरीफ भी सरगर्म है, शहबाज शरीफ सरगर्म है। इस तरह चीज़ें हो रही हैं और चीज़ें कुछ वाज़ह हो भी रही हैं। बात यह है कि अगर तहरीक अदम इत्तेमाद जो है वो नाकाम भी जाती है तो आप क्या समझें लॉन्ग मार्च के असरात नहीं होते? ये लॉन्ग मार्च में जो कुछ अचीव किया है बिलावल भुट्टो ने, या इससे पहले लॉन्ग मार्च से मौलाना फजल रहमान की, क्या उसको सियासी फ़ायदा नहीं मिला? जो 9 सितारों की तहरीक चली थी, क्या उनमें मजहबी जमायतों को फ़ायदा नहीं मिला? नहीं, पीपल्स पार्टी को एक फायदा ये तो हुआ होगा कि सिंध से निकल के जब वो पंजाब गई है तो वहाँ भी उनको एक मौका मिला है कि आपने एज ए नेशनल पार्टी मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर तहरीक अदम नाकाम भी जाती है, बात कर रहा हूँ, तो सियासी तौर पे तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना। भाई MRD की तहरीक कब चली, उसके असरात अभी तक हैं, सियासी असरात हैं अभी तक। अब आप देखें, अगर 9 सितारों की बात करता हूँ, या मौलाना फजल रहमान जो लॉन्ग मार्च किया, पहले मजहबी जमात की क़यादत जमात इस्लामी करती थी, अब मौलाना फजल रहमान कर रहा है। सियासी फ़ायदा हुआ ना उसको, उनको सीटें मिल गई वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये जो चेंजिंग आ रही है सियासत में, देखिए पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अगर मुल्क कौम की खिदमत करने आए तो उसी जज्बे के साथ जो है इसको डील करें अदम एतमाद की तहरीक। इसमें उनको मुश्तल होने की ज़रूरत नहीं है।
या इस तरह की जो धमकियों वाले मामला आते नहीं होने चाहिए। भाई आपको अगर खिदमत का मौका मिलता है करें। क्या आप लोगों को डंडे मार के जबरदस्ती खिदमत करेंगे क्या? नहीं, इन्होंने जमहूरी तो कहा प्रोसेस था, जो है- पीटीआई से बात हुई थी हमारी पिछले प्रोग्राम में, तो वो कह रहे थे हम तो वेलकम करेंगे, हमें कोई खतरा नहीं, हम तो इस्लामाबाद में वेलकम करेंगे, इनका जमहूरी हक है, आए ये लोग। वो तो देखे ना, ये बयानबाजी तो होती रहती है ना, फिर वो सख्ती भी करेंगे। अब इनको कहा भाई एक दिन आप बैठेंगे, ज़्यादा नहीं बैठने देंगे। तो कहने का मसला ये है कि बयानबाजी अलग चीज़ है और अमली तौर पे जो इकदाम करते हैं, अमली तौर पे आपका किरदार जब सामने आता है तो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जिस तरह ये जो रवैये अभी शुरू हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के, ये मैं समझता हूँ कि इसको ईजी लेना चाहिए ना। जमहूरियत है, वो जमहूरी प्रोसेस है, उसमें अगर 10 आदम तरीका है, आप कामयाब हो जाएंगे, आप सुरखुर होकर अपना काम करें, नाकाम हो जाते हैं आप इकदार छोड़ दें, दूसरों के हवाले करें। असल में मेरे नज़दीक जो है, जब से अब इस वक्त जो है, जो सियासत पे जो ज़्यादातर जो है आपके सरदार वडेरे या सरमाएदार जो है वो सरमाएदार छाए हुए हैं। अब वो बड़े अनापरस्त होते हैं इन मामले, उनके मुकाबले बड़े बड़े अनोखे होते हैं। आम सिंपल लोग अगर सियासी कारकुन टाइप लोग हों, उनमें इस तरह के मुकाबले नहीं होंगे। अब यहाँ पैसे के मुकाबले भी हो रहे हैं, खरीद फरोख्त के लेकिन निज़ाम भी लग पीपल्स रहे हैं। पार्टी और नून लीग का तो ये है ना कि ये पुरानी जमातें हैं, इनके लीडर्स जो हैं वो कई अरसे से दराज से गुजरते हुए आ रहे हैं, एक पॉलिटिकल माहौल देखते हुए आ रहे हैं। पीटीआई के लिए हम ये कहते थे, लेकिन इम्तियाज साहब से ब्रेक में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि 20-22 साल बल्कि 26 साल हो गए पीटीआई को, तो अब वो इतनी भी जो है वो नई जमात नहीं रही। असद उमर साहब इसी ज़माने में, आपको पता है, यहाँ पे जब इक़्तिदार में नहीं आए थे तो इस तरह की गैदरिंग सेमिनार और डिस्कस होता था, मुआशी मामला पे लेक्चर देते थे, तो हम कभी कभी अटेंड करते तो मैं हैरान होता था। मैं यार देखो, तहरीक इंसाफ वाले में इतना जज्बा है कि पहले से अब एक होमवर्क कर रहे हैं कि भाई हमें इक़्तिदार में आने के बाद क्या करना है हमें। तो हम ये मैं खुश होते थे, मैं बड़ा खुश होता था, यार देखो ये पहले तैयारी कर रहे हैं। 2017 में मैं भी खुश होती थी, 16-17 मईशत को कैसे संभालेंगे। अब जब आपको मईशत आपके हवाले की है तो आप उसका तो बेड़ा गर्क हो गया, उनके नताज आ गए। मैं अहमद सगीर साहब से पूछ रहा हूँ। सगीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप जरा ये बताइएगा मुझे कि अब जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जो है वो पहुँच गया है, तो आपको लगता है कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये तहरीक अदम एतमाद का ऐलान करें? इससे पहले मैं आपकी बात देखें, बात ये आपकी बात की थी और बात की आउटकम गवर्नमेंट। सर साहब, आपकी आवाज़ जो है वो मुझे सही सुनाई नहीं दे रही, आप दोबारा कॉल पे ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इंटरप्शन हो रही है लाइन में। जैसे मैं सगीर साहब से ये पूछ रही थी, बताइएगा मुझे इम्तियाज़ साहब के आपको क्या लगता है जब ये लोग पहुंच गए हैं, अब इस्लामाबाद में हैं, एक तरफ से मौलाना भी हैं, फिर हमने देखा जहांगीर तरीन अलीम खान की मुलाकात, फिर शेख रशीद का बयान, आज तो इतनी हैपनिंग थी, सिर्फ बयानात का दिन था, मुझे तो यही लग रहा था। मैं ये सोच रही थी कि कब वो डेट अनाउंस की जाए जब तहरीक का ऐलान किया जाए। क्या लग रहा है आपको, आने वाले 1-2 दिन हैं ऐसे? देखें, बिल्कुल कुछ और देखें, वो हम कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस, जो भाई साहब भी कह रहे थे ना, फजल रहमान साहब ने भी, बिलावल ने कहा, बात अब नो कॉन्फिडेंस की नहीं रही है, काम हो गया है, कुछ भी ये काम हो गया है, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम सारी चीज़ें। देखिए, जितनी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इस हुकूमत को रही है 70 साल में, अय्यूब खान, ज़ियाउल हक, याह्या खान, परवेज़ मुशर्रफ के अलावा किसी हुकूमत को नहीं रही। ठीक है, उन 4 जर्नल और ये, इसके अलावा कभी इस्टेब्लिशमेंट की इतनी सपोर्ट किसी को, अगर रहती तो इतनी सपोर्ट किसी और पॉलिटिकल पार्टी को होती तो पता नहीं कहाँ लेकर आप जाते हैं, क्या चीज़ें। आपने एक बयानिया बनाया करप्शन के अगेंस्ट, अच्छा एक भी साबित नहीं हो सका। आपके शहजाद साहब अब कहाँ पर हैं, आपके बाबर साहब कहाँ हैं, नदीम बाबर साहब, आपका शुगर स्कैम आया, मेडिसन स्कैम आया, जब कोरोना का आया वबा तो जो पाकिस्तान के लिए चाहिए थे मास्क वो सप्लाई कर दिए गए, जो सामने हिंदुस्तान को, सारी चीज़ें आई। क्या हुआ, आपके साथ दाएं बाएं और ज़्यादा करप्ट लोग सामने आके बैठ गए। आपने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैंने चेंज कर दिया, सिर्फ चेंज किया ना। आज देखें टिक्कर चल रहे हैं कि हमारा अजहर साहब फरमा रहे हैं कि सारे करप्ट मिलकर एक ईमानदार के पीछे पड़े हुए हैं। भाई आपके बारे में तो खुद इस प्राइम मिनिस्टर उससे पहले सादिक और अमीन भी कहा था उन्होंने कि जी सादिक अमीन हमारे वजीर आजम है, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कैसे आ सकती है। अच्छा एक बात और है, दूसरा पता है क्या, सादिक अमीन, सिसिलियन माफिया और वो जो एक दूसरा एक वर्ड बहुत हमारा पॉलिटिक्स में खासतौर पे पीटीआई यूज करती है, वो एक रिमार्क्स है, पार्ट ऑफ डिसीजन नहीं है, वो इन रिटन कहीं भी नहीं है कि ये अब ये बोलते हैं सिसिलियन माफिया और गॉड फादर, और फिर वो ये कहते हैं कि जी सादिक और अमीन करार दे दिया उन्होंने, कोई नहीं, इसी के जस्ट एक वो थी कि भाई एक आपने रिमार्क्स हमारे जजेस जो पास करते हैं और जो एक हेडलाइन बनते हैं सारी, उसमें देखिए काम मुश्किल जो होता है, नंबर पूरा करना होता है। मैं समझता हूँ अब जो कहानी उस सब जा रही है उससे ये करेंगे पूरा, क्योंकि अब
सिंध में तो एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी इस तरफ है, जीडीए खामोश पार्ट उसके अंदर है, कौमी असम्बली के यहाँ पे लोग हैं क्या हैं। अभी इनको ये एडवांटेज है हुकूमत को कि इन्होंने नंबर पूरे नहीं करने फिलहाल। बिल फर्ज उसको मान लिया जाए कि जनाब ये नो कॉन्फिडेंस जो है नाकाम हो जाती है, तो आपको फिर कॉन्फिडेंस फिर लेना है। जैसे माजी में आपने याद होगा कि 170 से फिर भी 3-4 वोट का था, फिर लेना है। अगर रोक लिए फिर आपको पूरे करने हैं, फिर अगर ये अपोजिशन ने रोक लिए फिर हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। तो लिहाजा इसका तरीका यही है कि आप जो शेख रशीद जो अब्बास साहब भी कह रहे थे, आप बैठ के एक डायलॉग करते हैं, एक बात करते हैं। अच्छा आप ये बड़े अच्छे अंदाज में कह देते हैं, लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं, भाई मैं किसी करब से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं शहबाज शरीफ से क्यों मिलाऊं। मुल्क की सियासत के लिए बेहतर है कि डायलॉग किया जाए। मैं अहमद सगीर साहब ने मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। अहमद सगीर साहब मुझे ये बताइएगा, क्या मुल्क की सियासत के लिए बेहतर नहीं है कि जो है शेख रशीद साहब की बात जो है वो इमरान खान साहब सुन लें? देखिए शेख साहब माजी में भी बहुत दफा बहुत सी बातें करते आए हैं, तो उनके बारे में क्या हम बात करें। लेकिन मैं इससे पहले एक छोटी सी बात आपको करना चाहता हूँ। फरहान साहब ने पहले मेरी बात को उन्होंने कहा, मैं उसको थोड़ा सा रिप्लाई करना बिल्कुल जरूर जी। एक तो ये है कि उस वक्त अगर हम तारड़ साहब की बात करें तो हमें जस्टिस सजाद अली शाह केस भी ज़हन में रखना चाहिए, नसीबुल हसन शाह केस भी नजर में रखना चाहिए। मियां नवाज शरीफ के साथ भी कोर्ट के अंदर ही मामला हुए थे, गिलानी साहब को भी कोर्ट ने ही रवाना किया था, जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है उसने भी कोर्ट ने ही फांसी चढ़ाया था। तो पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स जो है वो पॉलिटिकल मनूवरिंग के अंदर और पॉलिटिकल तब्दीली जो सियासी तब्दीली होती है या जो उखाड़ पिछाड़ होती है या सियासत की तल को तलपट करने के अंदर जो है हमेशा से उनका एक रोल रहा है। तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। एक तो ये बात है। दूसरी बात, एक चीज अगर उस वक्त अगर हम ये कहें कि नहीं वो तब्दीली जो है वो भी उन्होंने बड़ी जो शौकत अजीज साहब की जो तब्दीली हुई थी तो पार्लियामेंट के अंदर ही तब्दीली हुई थी। उनको मेजर ताहिर इकबाल साहब को हरा के अपने साइड पे करके और उनकी जगह पे उनको लेके आया गया था। तो आज अगर जो है उसी तरह की एक तब्दीली हमें नजर आती है पार्लियामेंट के अंदर, तो हम ये कहें कि वो तब्दीली जो है वो गैर जमहूरी थी और ये जमहूरी तब्दीली है, तो मैं नहीं समझता कि वो भी गैर जमहूरी थी या ये भी बहुत जमहूरी है। हैयत चेंज हो जाती है लेकिन अल्टीमेटली पार्लियामेंट की राहदारियों में या पावर कॉरिडोर्स के अंदर या इक़्तिदार के हवालों में घूमना मकसद यही होता है। मकसद कोई आपकी या मेरी फलाह नहीं है, मकसद कोई सहाफ़ियों की फलाह नहीं है या आम आदमी की बहबूद नहीं है। मकसद जो है उनका पावर हासिल करना है और अपने एसेट्स को बढ़ाना है, जो इससे पहले भी होता है आगे भी होता रहना है। तो हमें उसका ना पहले फायदा हुआ है, ना आज होना, ना ही आइंदा होगा। नहीं तो ये पावर शो का जो गेम है ये कौन कर रहा है? अपोजिशन कर रही है कि हुकूमत कर रही है? क्योंकि पीटीआई भी जो है वो यहाँ जलसे कर रही है कराची में, यहाँ से पीपल्स पार्टी उठ के पंजाब जाती है, पंजाब के बाद इस्लामाबाद पहुंच गई। तो ये जो पावर का शो गेम है ये किसके हाथ में है? देखिए मैं आपको बताऊं, एक आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो खुद से ही ये सब कुछ कर लिया है? ऑब्वियसली किसी क्वार्टर से किसी जगह से उनको आंख मारी गई है या इशारा किया गया है। वो निकलते हैं, पहलवान ने जब कुश्ती लड़नी होती है ना उससे पहले वो निकलता है, राउंड शाउंड मारता है, लोगों को अपने मसल वसल दिखाता है, थोड़ा माहौल बनाता है। तो पीपल्स पार्टी ने भी यही किया है। उन्होंने, आप देखें, वरना वो लाहौर में भी आते हैं, वो मीनार पाकिस्तान भरते हैं, हमें भी पता चलता है कि नहीं लाहौर की जो है उसके अंदर उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को गेन किया है। ऐसा नहीं है यहाँ से उन्होंने शॉर्टकट मारा और आगे निकल गए, क्योंकि उनका मकसद ये था कि किसी भी तरह से थोड़ी सी मोबिलाइजेशन हो, थोड़ी सी अपनी पावर शो की जाए और फिर बाकी जो है वो चीजें छोड़ दी जाए उन क्वार्टर्स के ऊपर, जिन क्वार्टर्स को उन्होंने देखा है या जिनकी तरफ सारे नजरें लगा के बैठे हुए हैं। तो एक तो ये चीज जो है इसको समझने की बड़ी जरूरत है कि अल्टीमेटली खान साहब जो है, इमरान खान, उनको कोई और नहीं गिरा रहा, वो खुद ही अपनी मौत आप मर रहे हैं। जो सियासी मौत उनकी है उसके लिए किसी को जरूरत नहीं है कुछ करने की। जिस किस्म की हरकतें वो फरमा रहे हैं, जिस किस्म के काम वो कर रहे हैं, जिस किस्म के मामला उन्होंने मुल्क के अंदर किए हैं, चाहे वो महंगाई की शक्ल में है, चाहे वो जो है वो लोगों को जो नौकरियां से निकाला है उसकी शक्ल में है, या चाहे अपनी जो बेवफाई है वादों की सूरत में जो उन्होंने नहीं, और जितने करप्शन के केसेस जो 3.5 साल में इन्होंने अपोजिशन के ऊपर खोले लेकिन कुछ भी प्रूफ नहीं कर सके, किसी को सजा नहीं दिलवा सके, किसी को पकड़वा नहीं सके, जो आवाम का पैसा है वो नहीं ला के, इतनी सुप्रीम पावर पे, इतनी सुप्रीम सीट पर बैठ के अगर वजीर आजम कहते हैं कि 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनसे अगर हम पैसे वापस ले लें तो मुल्क संवर सकता है, तो अगर वो कुछ नहीं कर सकते, अगर वो बेबस हैं, तो बाकी लोग इस पर
क्या करेंगे। मैं यही पूछना चाह रही थी खुर्शीद अब्बासी साहब आपसे कि क्या होगा, क्या आगे आपको क्या लगता है कि ये पहुंच गए पीपल्स पार्टी वाले, चलें ठीक है, इस्लामाबाद पीडीएम में भी पहुंच गई, अब क्या होगा? क्या अदम एतमाद की तहरीक जाएगी? अगर हार भी गए तो क्या होगा और जीत भी गए तो क्या होगा? नहीं देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि हार भी गए तो एक सियासी गेम उन्हें हासिल कर लिया है, एक पावर उन्हें दिखा दिया पीपल्स पार्टी ने, और मौलाना ने पावर दिखा दिया अपना, और मुस्लिम लीग का जो सियासी किरदार है, जो पहले दिन से जो स्टैंड लिया उन्होंने, तो वो भी हम सब के सामने है। बात यह है कि इस वक्त पहले दिन से तहरीक इंसाफ के पास एक ही जुमला है कि करप्ट लोगों से मुकाबला करें। भाई आपको 3-4 साल मिले, आपने जो है क्या किया? सब कुछ आपके पास था, नेब आपके अंडर में थी, सारा पावर के पास था, आप एक पाई वसूल नहीं कर सके। तो भाई तो फिर आगे क्या होगा? इनका ये जब आए थे, इनका पहला नारा था करप्शन का खात्मा। तो अब करप्शन के खात्मे का नारा जब लगा गया, अब आपने उस पर अमल नहीं किया, बल्कि उसी दौरान करप्शन में इजाफा हो गया। जो ताज़ा रिपोर्टें जो आई हैं उसमें बताया गया कि करप्शन में इजाफा हुआ है, बल्कि करप्शन ऑर्गेनाइज वे में करप्ट तरीन मुल्कों की फहरिस्त में जो है वो इंक्रीज किया, पाकिस्तान ने रैंकिंग इंक्रीज किया। हाँ, तो बहरहाल कि जब आपने जो नारा लगाया जिस तरह से आए, और आपने बातें बड़ी अच्छी अच्छी की, जो देखिए इमरान खान को जो आम पढ़े लिखे नौजवान थे, जब ये शुरू में बातें करते थे तो सबको अच्छे लगते थे कि यार ये तो चलो जो पुराने सियासतदान हैं जिन पे पहले इल्ज़ाम लग चुके हैं, ये नया है और ये पढ़ा लिखा बंदा और स्पोर्ट में, हाँ, तो चलो इसको चांस दिया जाए, देखा जाए हो कि सकता है कि जो पुरानी जो गड़बड़ें थी या जो कुछ हुआ वो खत्म हो जाएगा, नए अंदाज से मुल्क जो तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। आपने तो अच्छा फिर हुआ ये कि जो भी इनको लाए, उन्होंने पुरानी कब्रों में से इशू निकाल के टेबल पे रख दिए, वो सारा असरात इन पे पड़े। तो भाई एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई अनोखी चीज़ें आप सामने ले आए, जो ऐसे जो पुराने जो मसाइल हल नहीं थे उनको आपने इसके कंधों पर रखे जो है फायरिंग की, तो जाहिर उसका भी भुगतना तो उनको है। अच्छा, पुराना इशू को बहुत बड़ा मुख्तसर है प्रोग्राम में, मैं चाहूँगी क्विक कमेंट्स आप सारे मेहमानों से ले लूँ। मुझे अब ये बताएं इम्तियाज साहब, क्विक कमेंट दीजिएगा, ये बताइएगा कि अगर इस्लामाबाद में अभी ये पीडीएम में भी बैठी हुई है और तहरीक अदम एतमाद की वाकई तहरीक चलेगी या ये पावर शो है सिर्फ? देखिए, पावर शो का मतलब भी जो अब्बासी साहब कह रहे थे वो यही है कि पॉलिटिकल गेन करना, वो पॉलिटिकल गेन कर चुके हैं। अब ये सिर्फ ये नारेबाजी ये हुकूमत की तरफ से भी दूसरी तरफ से भी कि छोड़ेगा नहीं हुआ। अब हालात कुछ भी हों, अगर इमरान खान को किसी ने सपोर्ट करने की कोशिश की तो ये सियासी जमातें ना उन्हें छोड़ेंगी ना इमरान खान को छोड़ेंगी, मुल्क में खलफशार होगा। इसका बेहतरीन हल ये है कि जिस तरह वहीद काकड़ साहब ने किया था, और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंटरवेंशन हो, कोई वो बैठ के एक आपको गुफ्तगू करनी पड़ेगी। देखें, ये जो बात अहमद सगीर साहब कह रहे थे, बात सही है बिल्कुल। इस मरतबा भी जुडिशरी अगर एक्टिव होती ना, ये एक फैसले की मार थे, एक फैसले की मार। फॉरेन फंडिंग केस है, अच्छा फॉरेन फंडिंग केस था और दूसरा केस भी है, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त जुडिशरी बिल्कुल खामोश है, बैकफुट पे। सर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मसला ये है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये एक अगर आप जमहूरियत को जमहूरियत समझते हैं, और जमहूरियत हमारा मुसीबत ये है कि लोगों ने जमहूरियत को इक़्तिदार की सीढ़ी बनाया हुआ है। आप अगर जमहूरी जहन रखते हैं, जमहूरी स्टाइल आपका है, तो आपको बिल्कुल खामोश रहना चाहिए। अगर अदम तारीख पेश होती है, कामयाब होती है, नाकाम, आपको नॉर्मल रहना चाहिए अगर आप जमहूरियत पसंद हैं तो। मैं सगीर साहब से पूछ रही हूँ, सगीर साहब आपका क्या कमेंट है? आप क्या कहते हैं कि पावर शो हो रहा है या वाकई कोई तहरीक चलने जा रही है? देखिए, तहरीक ये तो इलेक्शन ईयर है, पावर शो भी करनी है, तहरीक भी चलानी है। सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जरूरी है कि वो बाहर निकलेंगी, वो अपने अपने वोटर को, सपोर्टर को बताएंगी कि देखें हम जिंदा हैं, और ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि हम आपके लिए बात भी कर रहे हैं, आपके लिए काम भी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब जैसे ही निकले थे तो इन्होंने प्राइसेस जो है वो कम कर दी, फ्रूट प्राइसेस में जो 10 रुपए का कमी की थी, तो उन्होंने कहा, क्रेडिट लिया, उन्होंने कहा कि हम अभी निकले नहीं है, अभी पहुंचे नहीं है, और देखो ये जो है ये इसका आपको फायदा और इसके असरात और मज़मूनात आप तक पहुंचने हो गए। सो अल्टीमेटली इस सारी का कुछ और हो ना हो, ये जरूर होगा कि पॉलिटिकल पार्टी और पीपल्स पार्टी स्पेशली जो कि साउथ पंजाब के अंदर और पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर जो डेड हुई हुई थी, वो कम से कम अलाइव हो जाएगी, और उसका वोटर और सपोर्टर जो पुराना था, वोटर जो नाराज होकर, आप देखें ना चंद साहब वापस आए, इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं वो भी वापस आ जाएंगे। तो ये एक कम फायदा नहीं है पीपल्स पार्टी को कि वो अपने नाराज अरकान को, उन लोगों को जो कि अंकल के सताए हुए थे या जिनको अंकल कह के साइड पे कर दिया गया था, आज वो वापस आ रहे हैं। तो उसका जो नजरियाती कारकुन है, जो रोटी कपड़े और मकान तो नहीं, लेकिन जो
सोशलिज्म के नाम पे निकला था, जो जमहूरियत के नाम पे निकला था, जमहूरियत हमारी सियासत है या इस्लाम हमारा दीन है, उस नारे को लेकर निकला था, तो अल्टीमेटली वो अगर वापस आता है तो पीपल्स पार्टी रिवाइव कर जाएगी। अच्छा, उसमें डॉक्टर पीपल्स साहब पार्टी सर्वाइव कर जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अहमद सगीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इम्तियाज साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुर्शीद साहब आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इसके साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिए इजाज़त। कल हाजिर होंगे और नए इशू पे बात करेंगे और देखेंगे कि आगे ये लॉन्ग मार्च कितनी लॉन्ग मार्च चलती है। शुक्रिया।